मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माझीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, भाग 2, अध्याय 9, प्रकाश। अध्याय 9 है प्रकाश। परावर्तन नियम। जैसा कि हम पहले वाले भाग में पढ़ चुके हैं कि परावर्तन नियमों में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु पर एवं अभिलंब, ये तीनों ही एक ही समतल पर होते हैं। अर्थात मान लीजिए ये अभिलंब बिंदु है तो आपतन किरण भी इस पर आएगी, परावर्तित किरण भी यहीं से जाएगी और अभिलंब बिंदु भी यहीं से बनता है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा, अर्थात अभिलंब रेखा के साथ बनाए गए दोनों कोणों का मान बराबर होगा। एक प्रायोगिक गति द्वारा हम आपतन कोण एवं परावर्तन कोण के सत्यता की जांच करेंगे। सर्वप्रथम हम एक PQ समतल दर्पण लेंगे। उस प्रकाश दर्पण के प्रकाश की किरण AO एक दर्पण बिंदु के बिंदु O पर आपतित होगी। दर्पण से टकराकर ये किरण पुनः OB दिशा में परावर्तित हो जाती है और हम इन दोनों के मध्य O के लंबवत ON दर्पण पर अभिलंब मानते हैं। जहाँ कोण AON को आपतन कोण I, वहीं कोण BON को परावर्तन कोण R का नाम देंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक समतल दर्पण है जिसके एक बिंदु O पर प्रकाश की किरण AB आपतित होती है। आपतित बिंदु के स्थान पर मैंने O नाम लिख दिया। वहीं से परावर्तित किरण O से ही CD परावर्तित हो जाती है, जहाँ अभिलंब बिंदु ON के साथ इसका कोण I और इसके कोण को R के नाम से जाना जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार हम इन दोनों के मानों का व्याख्यात्मक दृष्टिकोण जानेंगे। एक प्रायोगिक गति द्वारा हम आपतन कोण एवं परावर्तन कोण में संबंध ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। एक कागज के गत्ते पर हम अर्थात सर्वप्रथम एक बहुत ही बड़ा कागज शीट लेंगे। उस कागज शीट पर, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ी कागज शीट ली, उस कागज शीट पर सर्वप्रथम हम कांच को रखेंगे। जब कागज के गत्ते पर एक रेखा PQ खींचेंगे वह उसके अभिलंब एक रेखा ON भी खींचेंगे। अर्थात हम उसके बाद उस दर्पण को हटाकर एक समतल रेखा खींचेंगे जिसका नाम PQ और उसके लंबवत ON का मान खींचेंगे। फिर हम दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित रखेंगे कि वह PQ रेखा के बिल्कुल ऊपर समानांतर अर्थात एक ही अभिलंब पर स्थित हो, इस प्रकार समांतर रखा जाएगा। और हम आने प्रकाश की किरण जिस दिशा से आपतित होगी अर्थात AB बिंदु, वहीं जिस दिशा से ये परावर्तित होगी अर्थात CD, इन दोनों ही स्थानों पर दो ऑल पेन हम लगा देंगे तथा अर्थात कागज के गत्ते PQ पर अब किसी कोण R पर एक रेखा AB बनाएंगे और वहीं उस पर दो ऑल पेन लगा देंगे। वहीं PQ रेखा पर भी एक समतल दर्पण खड़ा करके दर्पण में इन दोनों ही ऑल पेनों के प्रतिबिंब को देखते हुए दो अन्य ऑल पेन C व D इस प्रकार लगाएंगे कि C व D तथा A व B के प्रतिबिंब एक सरल रेखीय अर्थात एक सरल रेखा में मुझे दिखाई दे। CD सरल रेखा को खींचे तो दर्पण तक विस्तारित करेंगे तो आप देखेंगे कि CD रेखा दर्पण पर O बिंदु पर मिलेगी, जहां समतल दर्पण से परावर्तन आप देख पाएंगे और जहां कोण AON व कोण DON का मान बराबर होगा और AB जहां आपतित किरण व CD उसकी परावर्तित किरण होती है। अतः I बराबर R यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर दिखाई देगा। वहीं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, सामान्यतः समतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब आभासी होते हैं। वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेंगे जितनी दूरी पर वह वस्तु स्थित होती है या उसके सामने वह होगी। प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर ही दिखाई देता है। जैसा कि आप भी जब सुबह अपने घर के अंदर कांच के अंदर चेहरा देखते हैं तो एक सामान्यतः समतल दर्पण होता है। आप उससे जितनी दूरी पर खड़े होते हैं आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। आपका जितनी हाइट होती है उसके अंदर उतनी ही दिखाई देगी। वहीं दर्पण के सामने खड़े होकर जब हम अपना प्रतिबिंब को देखेंगे और अपना दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाएगा, अर्थात आपका जो लेफ्ट है वो उसका राइट हो जाएगा। और वही यदि कागज़ पर आप एक पी लिखकर उस दर्पण पर रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दर्पण है और आपने पी रखा, तो उस पी के विपरीत संरचना यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अर्थात अब आपको कैसा पी दिखाई देगा, तो आपको इसका उल्टा पी दिखाई देगा। जबकि ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन ये दिखाई कैसा देगा, कुछ इस प्रकार का पी दिखाई आपको देगा। वहीं हम उससे दर्पण में दिखाई देंगे, लेकिन समतलतः सामान्यतः ये दर्पण में दायां भाग बायां व उसका बायां भाग दायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यदि हम अपना मुंह दर्पण की एक ही दिशा में कर दें तो हमारी पीठ दर्पण की ओर हो जाएगी, अर्थात हम और दर्पण एक ही तरफ मुंह रखेंगे। अर्थात मैं दर्पण के विपरीत दिशा में देखता हूँ तो दर्पण भी उत्तर की तरफ हो गया और मैं भी उत्तर की तरफ हो गया। पर उस स्थिति में हमारा दायां और बायां भाग बायां दिखाई देगा, लेकिन मैं दर्पण में अपने आप को देख नहीं सकता, अपने आप को इंगित नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार यदि आप अपने सम्मुख दर्पण इस प्रकार रखेंगे कि जब आप दर्पण को देखेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा में होगा, जबकि दर्पण दक्षिण दिशा में होगा। अब आप अपने दाएं हाथ को पूर्व दिशा की तरफ इंगित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका प्रतिबिंब भी पूर्व दिशा की तरफ इंगित कर रहा है। अब आप अपने हाथ को उत्तर की दिशा में लेंगे तो आपका प्रतिबिंब भी दक्षिण की तरफ इंगित कर रहा होगा। अर्थात जैसे कि यदि एक दर्पण मान लिया जाए तो इस दर्पण के अंतर्गत ये इसका बायां भाग है, जहाँ छोटा भाग अर्थात तीरनुमा भाग दर्पण के दाएं भाग की तरफ है। वहीं जब इसको मैं विपरीत देखता हूँ तो दर्पण के अंदर त्रिकोणा भाग दाईं तरफ की बजाय बाईं तरफ हो जाता है और वहीं जो बड़ा भाग है वो बाईं ओर चला, बाईं ओर का भाग दाईं ओर दिखाई देता है। अर्थात दर्पण के अंदर इस प्रकार के दिखाई देने वाले अपवर्तन अर्थात परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यदि किसी पी आकृति को एक कागज़ के गत्ते से काटकर आप बनाएंगे और उसे इस प्रकार रखेंगे तो आप देखेंगे कि सामान्यतः जैसे मान लीजिए एक पी है और आपने इसको इसके प्रकार रखा, दूसरी तरफ आप इसके प्रतिबिंब को बनाने का प्रयास करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये कहता है कि आप अपने प्रतिबिंब में पी आकृति को पकड़ कर रखेंगे तो जब यदि आपका बायां भाग दर्पण में दायां दिखाई होगा तो आप समझ सकते हैं कि जब कागज़ पी पर लिखकर उसे आप दर्पण पर रखेंगे तो जो पी था वही अब आपको क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है। अर्थात आपने जो कागज़ है वो से आपने पहले ही कागज़ को 180 डिग्री से घुमा दिया, जबकि गत्ते की पी आकृति की कटिंग को आप प्रतिबिंब पी में देख पाएंगे। इस प्रकार इस गत्ते के पी की तरफ लाल रंग और दूसरी तरफ यदि आप रंग चेंज कर देंगे तो भी आपको पार्श्व परिवर्तन दिखाई देता है। उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने होता है। मान लीजिए कि M और M' एक परावर्तक तल है, अर्थात एक दर्पण है। कोई भी आप इसे दर्पण मान सकते हैं और इस दर्पण के अंतर्गत जिस पर बिंब P अर्थात इस बिंदु से जो O है अर्थात M है और ये P है, तो इस MP इसे क्या कहेंगे आप P
से PO एवं P डैश से PO डैश किरण आपतित हो रही है, अर्थात यहाँ से PO किरण आपतित हो रही है और परावर्तित के पश्चात वो OP की तरफ जा रही है। वहीं PO डैश किरण आपतित हो रही है और वो O डैश P डैश की तरफ परावर्तित होकर जा रही है। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर P डैश बिंदु पर बिंब P का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जहां ON एवं ON डैश दोनों ही इसके लिए अभिलंब का कार्य करेंगे, एक OP रेखा के लिए और एक PO डैश के लिए। अब यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज PO O डैश एवं P डैश O डैश, इन दोनों में ही P डैश O एवं O डैश दोनों में ही जो O डैश है यानी बीच वाली जो भुजा है वह उभयनिष्ठ होती है, बराबर होती है। वहीं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने के कारण कोण 5 कोण 10 के बराबर होगा, अर्थात बीच वाली भुजा और ये कोण दोनों ही बराबर होंगे। तत्पश्चात यदि ध्यान से देखा जाए तो आने वाली ये किरण और इस किरण का भी मान बराबर होगा, तो विपरीत दिशा में यदि इनको 180 से घटाएंगे तो भी इनका मान बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग या समरूपता सिद्ध कर सकते हैं। अतः ON व ON डैश दर्पण पर अभिलंब है। यदि हम त्रिभुज POO डैश में ध्यान से देखेंगे तो OO डैश उभयनिष्ठ है, कोण 5 है वो कोण 10 के बराबर है। वहीं कोण में PO डैश O P डैश O डैश O बराबर होंगे, क्योंकि 180 डिग्री में से कोण 1 और कोण 9 दोनों ही घटाने पर उसका शेष मान बराबर होगा, क्योंकि कोण 1 और कोण 9 बराबर होते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पाएंगे तो कोण 5 यहाँ पर विस्तृत में दे रखा है, यहाँ पे कोण 5 है और ये कोण 10 है। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण के कारण बराबर होंगे। वहीं कोण 1 और कोण 9 भी बराबर होंगे। तो जब एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होगा तो ऊपर का योग और नीचे का योग बराबर होगा, तो उन दोनों में से ही समान मान निकालने पर शेष भाग भी समान रहता है। अतः इस हिसाब से त्रिभुज PO डैश व दूसरा PO डैश अर्थात P डैश O डैश ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं PO भुजा P डैश O भुजा के बराबर होगी और PO डैश P डैश O के बराबर होगी। इस प्रकार इसी तरह त्रिभुज POM व P डैश OM में P डैश यहाँ पर P डैश वाला है, P डैश OM में हम देखते हैं कि PO डैश M व P डैश O डैश M कोण बराबर होगा। वहीं PO डैश P डैश O बराबर होगा तथा भुजा MO डैश उभयनिष्ठ है। अतः ये त्रिभुज पुनः सर्वांगसम होगा। अर्थात हमने जब इसे ध्यान से देखा तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, तो जब हमने इन दोनों को ही सॉल्व किया तो सर्वप्रथम हम इन दोनों को ही समरूप सिद्ध कर रहे हैं। फिर हम समरूपता से सर्वांगसम से ये हो जाएगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ है और कोण 1 कोण 9 के बराबर होगा। तो भुजा कोण भुजा से दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होगी। इस प्रकार ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, अर्थात ये दर्पण पर बनने वाला बिंब उसके प्रतिबिंब के बराबर दिखाई देता है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार त्रिभुज POM व POM दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अतः PM बराबर PM अर्थात PM बराबर P डैश M अर्थात बिंब P दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना उसका प्रतिबिंब P डैश दर्पण से दूरी पर बनेगा।
अतः हम देखते हैं कि ये सरलरेखा पी पी डैश दर्पण के समतल पर अभिलंब के रूप में कार्य होती है या करती है। धन्यवाद।